होंगे, फिट होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देखा था। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जो उसके मेन पॉइंट्स हम उसको पढ़ के आज नए चैप्टर की ओर चलेंगे अगर टाइम बचता है। ठीक है, उससे पहले सभी को बताना चाहता हूँ शौर्य भारत के अंदर अब जो ऑफर है आपका, ठीक है, अभी यहाँ 35 लिखा हुआ है, बट असल में जो ऑफर है वो कितना हो गया है, 50% ऑफर है। आपने स्लाइड से लगाई है, 5 नहीं है, कितना है, 50% है। ठीक है, तो 50% आपको ऑफ मिलने वाला है, और ये जो ऑफ आपको मिलेगा ये कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं उसके ऊपर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चल रहा है, एक तरीके का ट्विटर वॉर, जिसके अंदर आपको ये वाला हैशटैग यूज़ करना है, आर्मी एग्ज़ाम मेरा हक, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर हो। उसके लिए आपको आवाज़ उठानी है और इस हैशटैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कि लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो लास्ट में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो एक बार फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो वो वर्क करता है, और कुछ जो पार्ट होता है वो किस में जाता है, इंटरनल एनर्जी में। अब इसमें जो प्लस माइनस का जो रोल होता है वो मैंने आपको कल भी समझाया था, तो फटाफट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एक्सपांशन अगर होता है, एक्सपांशन मतलब फैलना, एक्सपांशन में वर्क कौन करता है, वर्क बाय सिस्टम, और वर्क बाय सिस्टम जब भी होता है तो प्लस का होता है। ठीक है, सेकंड होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन में कौन करता है, वर्क ऑन सिस्टम, यानी कि कार्य किस पे होता है, निकाय पे होता है, और ये हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो वर्क की बात यहाँ पर हुई है। एक्सपांशन जब होता है वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्क पॉजिटिव ही रहेगा। और कंप्रेशन में वॉल्यूम हमारा घटता है, जिसकी वजह से वर्क हमारा माइनस का रहेगा, जो यहाँ से भी मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर dW की बात हमने कर ली है। du क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, जो कि टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर घटने से चेंज होता है। और dq क्या होता है, हीट, या तो आप दे रहे हो या आप उससे ले रहे हो। जब आप हीट देते हो सिस्टम को तो वो प्लस में है, जब हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। अब इस पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये जो लॉ है डिपेंड करता है या इस पे काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहाँ टोटल एनर्जी मतलब जितनी आप हीट दे रहे हो वो या तो वर्क में बदल रही है या फिर वो इंटरनल बदली, पर उनका जो सम होगा वो टोटल हीट के बराबर ही होगा। क्लियर है सभी को, तो ये हमने कल की क्लास में समझ लिया था। ठीक है, अब आता है यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर साइकिल्स होती हैं। उन साइकिल्स में हमें क्या क्या समझना है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर हम इस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, यानी कि PV प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये जो होता है प्रोपोर्शनल हटता है तभी NR आता है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, R क्या है, गैस कांस्टेंट, P यहाँ पर प्रेशर, V वॉल्यूम, और T यहाँ पर टेम्परेचर। अब हम जो यहाँ पर प्रोसेस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो भी मैं प्रोसेस आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा उसमें हमें ये वाली कुछ चेक करना है कि इसमें क्या कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कभी अगर P कांस्टेंट हो गया तो V और किसका रिलेशन मिलेगा, T का, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर T कांस्टेंट हो गया तो P और V का इन्वर्सली, और अगर V कांस्टेंट हो गया तो P और T का डायरेक्टली। तो हमें उस सिस्टम में देखना है क्या चीज कांस्टेंट हो रही है। तो पहला काम हम करेंगे इस इक्वेशन को समझेंगे। दूसरा हमारा काम होता है वर्क डन निकालना। क्या निकालना, वर्क डन, कि उस समय कितना वर्क डन वो सिस्टम, वो जो प्रोसेस है वो कर रहा है। वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके वेरिएबल से, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हम इसमें देखेंगे इंटरनल एनर्जी, और चौथा हमारा होता है हीट। अब इसके अंदर तो हम वो लगा देते हैं कौन सा, हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अगर मुझे वर्क पता चल गया, अगर मुझे या हीट पता चल गई तो मैं U निकाल सकता हूँ, अगर मुझे U और W पता चल गया तो मैं Q निकाल सकता हूँ। तो पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि इस समय फिर हम इसमें फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। ठीक है, कुल मिला के हमें ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ों के बारे में बात करना है, और देखना है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस के नाम को हम और क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, नाम से पता चल रहा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है
जब आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। मैंने अभी आपको बोला था हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो किन दो में वेरिएशन होंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये कैसे हो जाएंगे, इन्वर्सली। कैसे हो जाएंगे, इन्वर्सली। ठीक है, तो जैसे यहाँ तो अभी लिखा नहीं है बट आप यहाँ लिख लेना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसको और क्या बोला जाता है, बॉयल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और नाम क्या है, बॉयल्स लॉ। अब यहाँ से बात समझना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ आया था, जब हमारा स्टेट बदलता है, याद है, जब आपका स्टेट बदलता है, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं या लिक्विड से गैस बनते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उस समय जो भी आपका हीट सप्लाई होता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। अब एक चीज आप यहाँ से समझेंगे कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है या घट रहा है ना, बिकॉज वॉल्यूम तो यहाँ पर चेंज नहीं, मतलब बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। तो प्रेशर अगर कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसमें वर्क डन, सॉरी वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, वर्क डन है। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने, P इंटू डेल वी, याद है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर का चेंज होगा उतना वर्क डन होगा। तो प्रेशर का चेंज तो हो रहा है, वाई, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन आएगा। अब इसमें हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बट आप ध्यान रखना इस पे जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 2.3 log V2 बाय V1, जहाँ V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज आपको समझनी है कि ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। अब आप मुझे बताओ, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि DU यानी कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर, बताया था ना। तो ध्यान रखना, जब टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं, ना घटेगी। इसका मतलब यह है इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब आपको इसमें से की पॉइंट्स याद रखने जो क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला इससे नहीं पूछेंगे। पहला चीज तो ये पूछेंगे आइसोथर्मल के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर। इसका और नाम क्या है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, थर्ड, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0। और अगर इंटरनल 0 हो गई तो हीट किसके बराबर हो जाएगा, सही है ना। एज पर द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अगर U 0 हो गया तो Q किसके बराबर हो गया, W के। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, रही बात स्लोप की, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, इस वाले के अंदर जो PV का ग्राफ होगा, और ये कैसा ग्राफ है, इन्वर्सली है। ठीक है, इसमें इतना कोई खास नहीं है। बाकी आपको मैंने चीज़ जो समझा दी जो आपको मेन है, ये 4 पॉइंट्स आपको हर प्रोसेस में देखने, बिकॉज यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अगला देखो क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक का नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो पहली चीज क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ आएगा, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि PV प्रोपोर्शनल टू T में अब क्या हट जाएगा, P हट जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, V1 बाय V2 अपॉन T1 बाय। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, पहले उसका वॉल्यूम इतना था तो टेम्परेचर इतना था, अब उसका वॉल्यूम इतना कर दिया गया तो बताओ उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उस केस में आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्लियर है, जब वॉल्यूम बदलेगा तो क्या बदलता है, टेम्परेचर, समझ रहे हो। तो अगर आपको इनमें से कोई 3 चीजें दे दे तो आप 4th निकाल सकते हो, इनिशियल की कंडीशन दे दे, फाइनल की दे दे, उसमें से एक चीज पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्क डन 0 तभी होगा जब आपका चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, सही है। तो यहाँ वॉल्यूम तो बदल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन यहाँ पर आएगा। दूसरी चीज, यहाँ टेम्परेचर भी बदल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी है, तो यहाँ पर U भी आएगा और W भी आएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस करनी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज, मतलब वर्क डन भी 0 नहीं होता, U भी 0 नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है Q भी 0 नहीं होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे तो इसके अंदर सबके फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला वाला फॉर्मूला इसका क्या है, PdV। अगर मेरा वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, PV2 माइनस V1, सही है। ये इसका क्या हो गया, वर्क डन। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये इसने फॉर्मूला कैसे खोला, इसने वॉल्यूम को खोल दिया, तो PV1 और PV हमें पता है कितना होता है, nRT, तो इसको उस वॉल्यूम में रख दिया, nRT1 माइनस nRT2, nR कॉमन आ गया तो nR डेल T हो गया। बात समझ में आ गई। म्यू का मतलब यहाँ पर n ही होता है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, हीट।
हीट निकालने के लिए पहले हमने देखा इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? चेंज इन टेम्परेचर, जो कि होता है म्यू यानी कि एन सी वी डेल टी। हमेशा ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी हमारा स्पेसिफिक हीट इसमें क्या आता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे आता है, CV आता है, ठीक है। और जब हम हीट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? CP। अब ये डेरिवेशन से आता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात स्लोप वाली चीज़, तो मैं आपको चलो बता देता हूँ स्लोप हम कैसे निकालते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, पहले हमारा ग्राफ किसका बन रहा था? PV का। PV का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा? बेसिकली स्लोप क्या है? P/V। नहीं, ग्राफ किसके पीछे बना रहा हूँ मैं? हाँ, बेसिकली ये नहीं, वो ग्राफ की बात कर रहा था मैं, सॉरी। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगा, अब इसमें ये P तो कांस्टेंट है, तो लाइन कैसे बनेगी? तो इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा इसका? 0। ढाल है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें बस आपको याद क्या रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम निकालते हैं वर्क डन, तो वर्क डन का भी फॉर्मूला आएगा, U का भी आएगा, Q का भी आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है P डेल V, या फिर आप ये लिख सकते हो क्या? म्यू R डेल T। फिर हम जब इसकी बात करते हैं तो इसमें CV आता है और इसमें CP आता है। पहले इतना लिख दो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ 0 नहीं होती। वैसे तो इस पर कम क्वेश्चन बनेंगे, बट इन केस फॉर्मूला आ जाए तो आप फॉर्मूला लिख देना, अदरवाइज फॉर्मूले नहीं पूछते हैं, रिलेशन पूछते हैं। 0 किस में है, किस में Q U के बराबर है। जैसे पहले वाले में 0 क्या था? क्या 0 था? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी 0 अगर होगी तो हीट किसके बराबर हो गया? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो है वो वर्क डन में बदल जाती है पूरी की पूरी, या उसके इक्वल होती है। तो आपको वो प्रोसेस का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे 2 प्रोसेस। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला जो है अपना, इसको हम बोलते हैं सम आयतनिक यानी कि आइसोकोरिक। अब इसका नाम थोड़ा सा इंग्लिश में अलग है, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कोरिक क्या है। तो हमें पहले 2 पता चल गया, तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। आइसोबारिक पता चल गया, आइसोथर्मल पता चल गया, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली अब क्या कांस्टेंट बचा? वॉल्यूम बचा ना। तो आइसोकोरिक में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सोच समझ के बताना इसमें रिलेशन किसका बनेगा? P और T का। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम किसके फॉर्मूले में आता है? वर्क डन के आता है, U के आता है, या Q के आता है? वर्क डन। वर्क डन के अंदर डेल V आता है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम इसमें तो 0 है, क्योंकि वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा है। और अगर वॉल्यूम नहीं बदल रहा है तो वर्क डन मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो मेरा हीट किसके बराबर हो गया? इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क डन 0 होता है, और जिसके अंदर हमारी हीट किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के। और हमें पता है इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? mCV डेल T, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस केस में वो दोनों क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होगा? PV का। ये मेरा P है, ये मेरा V है। अब कांस्टेंट क्या है? V कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। इस लाइन का स्लोप होता है इनफाइनाइट, सबको पता है ना। स्लोप का मतलब होता है कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। तो इसमें तो ये स्ट्रेट जब जाती है तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप, जब स्ट्रेट जाती है तो 0, ठीक है। तो ये था हमारे 3 प्रोसेस। वापस देख लो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, और किसमें क्या चीज़ 0 रहती है, किसमें किसके बराबर होती है, वो भी आपको आना चाहिए। जैसे वर्क डन 0 किसमें होता है? आइसोकोरिक के अंदर। DU मतलब इंटरनल एनर्जी 0 किस में होती है? आइसोथर्मल में। आइसोबारिक में कोई भी चीज़ 0 नहीं होती है। फिर ये पूछ लेंगे कौन किसके बराबर होता है? वर्क डन हीट के बराबर कब होता है? आइसोथर्मल में। और इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर कब होती है? आइसोकोरिक। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने। अब आता है ये वाला एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट यहाँ पर लिखे तो हैं फॉर्मूले, बट मेन जो चीज़ यहाँ से समझने वाली है, एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर 0 होता है। क्या होता है? हीट। मैंने आपको उस दिन बताया ना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम क्या था? जब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, बाहर से अंदर नहीं होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहता है। तो यहाँ पर डेल क्यू का या डी क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन हीट। तो जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं तो हीट का ट्रांसफर कितना है? 0। और जब हीट का ट्रांसफर 0 हो गया तो एज पर जो हमारा लॉ है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट, तो हमारा
W किसके बराबर हो गया, माइनस यू के। अच्छा माइनस था, आप समझ जाना, हीट गिवन वाला जो सिस्टम था, बेसिकली वर्क डन हम यहाँ माइनस का लिखते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिखो या चाहो तो ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। इसका क्या मतलब है, माइनस यू का इंटरनल एनर्जी माइनस की कब होती है, जब टेम्परेचर गिरता है, जब बॉडी कूल होती है। आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर W में माइनस का लिखूंगा तो उसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन या फिर एक्सपांशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अच्छा मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बस आपको ये ध्यान रखना दोनों बराबर हो जाते हैं, कौन, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अभी आप लिख लो। अब इसमें एक नई चीज आती है, इसको हम बोलते हैं गामा। अब ये गामा क्या होता है, अब बेसिकली इसकी मैंने आपको वो इक्वेशन नहीं बताई पीवी वाली, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पीवी के पावर गामा। यहाँ गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अब वैसे सिर्फ इसके भी नहीं होता, फिर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसका जो रिलेशन है, इसका जो इक्वेशन है ये है, यानी कि यही वर्क डन है, यही हमारी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पर एक ही फॉर्मूला निकालना है, हमारा तो Q तो 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कई बुक्स में इस गामा को R लिखते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, नीचे मैंने R इसलिए लिखा है, कई बुक्स में R भी दिखेगा। कई बुक्स में इसको खोल भी सकते हैं, डेल्टा T को खोलूंगा तो क्या बनेगा, T2 माइनस T1, और इस T1 माइनस T2 अगर अपन उल्टा कर देंगे तो, अगर उल्टा कर देंगे गामा पहले लिख देंगे तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, और 1 माइनस लिखेंगे तो T2 माइनस T1 रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 पहले लिखा है और 2 बाद में लिखा है, पर नीचे क्या कर दिया है, गामा माइनस 1 कर दिया, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो तो 1 माइनस गामा आएगा, और अगर इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हो तो गामा माइनस 1, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब ध्यान रखना इसको मैंने कैसे चेंज किया, आप समझ गए ना। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो nRT1 क्या होता है, P1V1, और nRT2 क्या होता है, P2V2, ठीक है। तो उसको आप किसी पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट रेयर है कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एडियाबैटिक में। होता क्या है, हीट का ट्रांसफर 0 होता है, सेकेंड आपका वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 4 प्रोसेस जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी इसको अभी आप रहने दो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो था वो था बेसिकली रिलेटेड टू वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। अब ये जो सेकंड है हमारा, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में बात होती है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वो 2 स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट किसने दिया था, केल्विन ने, और दूसरा स्टेट दिया था क्लॉसियस ने। जो 2 स्टेटमेंट को मिला के ये लॉ बना है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है उसके बारे में बात करूंगा, बट केल्विन का स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हीट इंजन से, और क्लॉसियस का किससे रिलेटेड है, रेफ्रिजरेटर से, है ना, फ्रिज जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से देखो क्या था कथन, क्या था स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हम किसका पढ़ेंगे, मैं पहले आपको समझा देता हूँ फिर मैं इस पे आता हूँ। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं केल्विन का, किसका, केल्विन का। केल्विन ने बोला कि एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, स्टेटमेंट को सुनना, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन विच कन्वर्ट ऑल हीट इनटू रिक्वायर्ड वर्क, यानी कि ऐसी मशीन बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है जो पूरी की पूरी हीट को यूजफुल वर्क में बदल दे। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है कि हम सारी हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें, वर्क में। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी में जो इंजन होता है, इंजन का मेन वर्क क्या है, हमें इंजन से क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। हमें क्या इंजन से हीट चाहिए, दिस इज नॉट डिजायर्ड, ये अनडिजायर्ड है, ये हमें नहीं चाहिए, बट वो मिलती है ना, हीट तो होती है ना, इंजन गर्म होता है। अब हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब वो हीट कैसे आई उसके पास, केमिकल एनर्जी से। हमारा मेन क्या था, केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी, थर्मल से मुझे मिल जाए मैकेनिकल, बट बीच में वो कुछ एनर्जी थर्मल किस में बदल जाती है, हीट में। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज में हीट कब निकलती है, जब उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। जब लोअर हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तो हीट जाती है। तो इसका मतलब जब वो हीट इंजन से बाहर जाएगी तो हीट का लॉस तो हुआ ना, हीट तो गई ना, और वो हीट हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊँ तो ये क्या कहता है कि यहाँ होता है आपका सोर्स। क्या होता है, सोर्स। सोर्स यानी कि जहाँ से आप हीट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट ले रहे हो। ये आपकी मशीन है और इस मशीन से हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क। तो ये कह रहा है कि ऐसी मशीन होना पॉसिबल ही नहीं है जो हीट ले और किस में बदल दे,
तो ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। बट पॉसिबल क्या है कि इसमें से लेट से आपने Q1 हीट ली और आपने वर्क डन में बदला, बट कुछ हीट जो होती है Q2 वो जाएगी कहाँ पर, सिंक में। कहाँ जाती है, सिंक में। अब बोलेंगे सिंक क्या है, सिंक है लोअर टेम्परेचर, यानी कि कुछ हीट हमेशा कहाँ जाएगी, लोअर टेम्परेचर में जाएगी, यानी कि जहाँ पर तापमान कम है। यहाँ सिंक और सोर्स का मतलब क्या है, वो एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर, जहाँ से हम हीट ले रहे हैं, और सिंक वो है जहाँ लोअर टेम्परेचर है हमारे सोर्स से, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है। जैसे अभी इंजन के केस में हीट कहाँ से निकल रही थी, इंजन से बाहर निकल रही थी, तो बाहर हमारे लिए सिंक है, उसका टेम्परेचर लोअर है, और जो हमारा अंदर है इंजन के अंदर वो हमारा सोर्स है। तो वो हीट पूरी की पूरी वर्क नहीं करके कुछ हीट कहाँ जा रही है, सिंक में जा रही है। तो कौन सा, बाहर का टेम्परेचर, तो फिर नहीं होगा, हीट तो जाएगी, मतलब गर्म तो होगा ही ना। वो गर्म, आप किसी को हाथ लगाते हो अगर वो गर्म है, इसका मतलब उसमें से हीट जा रही है। अगर सेम है तो कम लॉस होगा, पर लॉस तो होगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है जो गाड़ी के इंजन होते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है? बेस्ट से बेस्ट इंजन की एफिशिएंसी 26%, 27%, 28%, और अच्छे से अच्छा भी लेके आओगे 30% से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। तो 30% तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं ना, इंजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, गाड़ी का या कोई भी कार का, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30% भी अचीव करना हमारे लिए ईजी नहीं है। 30% का मैं समझ रहे हो, 100% मैंने उसको हीट एनर्जी दी और वो उसमें से सिर्फ 30% ही मैंने वर्क किया है, बाकी 70% वेस्ट है जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, बाद में। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये हीट इंजन का ही है। इसलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, केल्विन का जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है, फॉर हीट इंजन। ये यहाँ पर जो मैंने मशीन बनाई है ये क्या है, हीट इंजन। तो हीट इंजन में भी यही सेम होता है कि कुछ हीट जो होती है वो वर्क करती है, बाकी हीट कहाँ जाती है, सिंक में। लेट्स से यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। तो T1 और T2 में अगर मैं देखूँ बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, T1, क्योंकि मैंने आपको बोला सिंक वो होता है जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, सोर्स वहाँ जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। Q1 क्या है, हीट जो हम कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स से। Q2 वो हीट जो कहाँ जा रही है, सिंक में। तो मुझे बताओ वर्क कितना होगा, वर्क होगा Q1 माइनस Q2। तो ये आपका रिक्वायर्ड वर्क होगा। दोनों हीट को अगर मैं घटा दूंगा तो यही मेरा क्या होता है, वर्क होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी के, यानी कि जो इंजन मैं बना रहा हूँ उसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं किसी भी इंजन की, उसको हम बोलते हैं नीटा। नीटा यहाँ पर होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। ब्रैकेट में है ये, T2 के साथ माइनस में नहीं है, पूरे के साथ माइनस में है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, उस इंजन की एफिशिएंसी। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी ये अगर याद रहे तो ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम ले लोगे तो ये वही आएगा क्या, T1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अब आपकी मर्जी, आप ये याद करो, बात एक ही है। तो कुल मिला के ऊपर वर्क डन आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, T1, यानी कि ये वाला टेम्परेचर। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये आउटपुट क्या है, वर्क, इनपुट क्या है, T1। तो उसी को सॉल्व करके हम ये एफिशिएंसी किसकी निकालते हैं, इंजन की। अब चलिए मैं वापस थ्योरी पे चलता हूँ ताकि आप उसको भी एक बार पढ़ लें। ठीक है, हीट इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदलती है, डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। दो चीज़ें होती हैं, एक हीट सोर्स जिसको हम बोलते हैं स्रोत, इसका टेम्परेचर कितना है, T1। दूसरा है हीट सिंक जिसका टेम्परेचर है T2। तो यहाँ पर मैंने देखो एक बनाया हुआ है डायग्राम, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जो हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा क्या है, सोर्स है जहाँ से हम हीट ले रहे हैं। तो आपने यहाँ से हीट ली Q1, आपने वर्क किया और कुछ हीट कहाँ चली गई, सिंक में, जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं, यानी कि ये हमारा ठंडा वाला एरिया है, ये हमारा गर्म वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो वर्क होता है ये हमारा आउटपुट है जो हमें चाहिए, और ये हमारा इनपुट है, ये हम अनडिजायरेबल है जिसको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी क्या निकालते हैं, 1 माइनस T2/T1। अब ध्यान क्या रखना है, ऊपर कौन सा टेम्परेचर आ रहा है, सिंक का, नीचे किसका आ रहा है, सोर्स का। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपका सोर्स का टेम्परेचर है 700 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर है 200 केल्विन, तो बताओ उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। आपको सिर्फ दो ही तो टेम्परेचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 200/700।
700 इंटू 100 कितना आ जाएगा लगभग, तो ये आ जाएगा 1 - 2/7, 7 - 2 5/7, 5/7 इंटू 100 तो 500/7 परसेंटेज, अप्रॉक्स कितना आएगा ये देख लो, 71% समथिंग। ठीक है, तो ये उस इंजन की क्या है, एफिशिएंसी है। क्लियर है, तो ध्यान रखना एफिशिएंसी किस इंजन की ज़्यादा होगी, जिसमें ये गैप ज़्यादा होगा या कम होगा, ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगा तो ही होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला सोर्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और नीचे वाला गैप कम। ऊपर वाला देखो सुनो, नीटा के ऊपर क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है ना, वर्क क्या होता है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ये चीज़ ज़्यादा होगी ना, तो गैप ज़्यादा होने का यहाँ पर मतलब है कि अगर आपका T1 ज़्यादा से ज़्यादा है, T2 को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, थर्मल एनर्जी आप बढ़ा सकते हो। वो एनर्जी अगर आपने ज़्यादा करी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा करा और सिंक का अगर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अगर कम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गैप हमारा ज़्यादा जितना होगा उतना उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा किसका स्टेटमेंट, केल्विन का। तो केल्विन का स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है, हीट इंजन। हीट इंजन जो होते हैं इसी को कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट इंजन इज ऑल्सो अ हीट इंजन। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि कार्नोट इंजन वो इंजन होते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है ना। अब 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, 100% जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आइडियल है ना, ये 100 ये प्रैक्टिकल नहीं होता है ना। 100% एफिशिएंट मतलब समझ रहे हो कि बिल्कुल भी सिंक में हीट नहीं जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो केल्विन ने स्टेटमेंट ही ये बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन विच कन्वर्ट 100% हीट इनटू 100% वर्क। किसकी, T1 और T2 अगर इक्वल हो जाए, हाँ बट होता नहीं है ना, दोनों को अगर आप सेम करोगे, सिंक का मतलब ही है लोअर कोल्ड रिजर्वायर, डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा, टेम्परेचर बराबर हो ही नहीं सकते। आपको चलो क्या लगता है इंजन के अंदर टेम्परेचर लगभग कितना होता है, किसी को आइडिया कुछ, 1500, 2000, 3000 इतना सेल्सियस, केल्विन नहीं सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो बहुत पॉसिबल नहीं है इतना टेम्परेचर आप बाहर भी मेंटेन करो। हाँ इतना होता है टेम्परेचर, इसलिए इंजन बनाना इज़ नॉट ईजी वर्क। अब ऐसे मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, तो हमारे सब्जेक्ट होता है पूरा ऑटोमोबाइल आईसी इंजन, तो इंजन इतना टिपिकल है कि आप उसको सोच नहीं सकते। डिज़ाइनिंग इंजन की इतनी खतरनाक है क्योंकि इंजन के अंदर हर सेकंड में कम से कम 10 बार ब्लास्ट होता है, सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, हर सेकंड में यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं इंजन के अंदर, तभी तो पिस्टन नीचे जाता है। और उसी समय एक सेकंड में जो वॉल्व होते हैं इनलेट आउटलेट के, वो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं, मतलब इस तरीके से उनका वो डिज़ाइनिंग होता है कि अगर वो लेट हो गए तो या तो आपका अंदर का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, आपके एग्जॉस्ट से सारा का सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा बिना जले, तो आपका पेट्रोल गया, है ना। पेट्रोल अगर बर्न ही नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ। आप सोचो इतना टिपिकल है कि मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजन के अंदर हम जो होते हैं ना, 2 वॉल्व होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। यहाँ से आपका ऑयल आता है और यहाँ से आपका एग्जॉस्ट जाता है, जो अब गैसेस जो बर्न होती है। यहाँ पर आपका पिस्टन होता है, अब इस एरिया में पिस्टन ऊपर नीचे होता है। यहाँ से पहले देखो, पहले स्ट्रोक में क्या होता है, कहते हैं ना गाड़ी मेरी 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक का मतलब 4 बार इसमें प्रोसेस होते हैं। पहला जब होता है उस समय ये वाला बंद रहेगा, ये ओपन रहेगा, उसमें यहाँ से पहले क्या आएगी, वर्किंग फ्लूइड आएगा। सेकंड में क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ये दोनों वॉल्व बंद रहेंगे ताकि उसको क्या कर सके, कंप्रेस कर सके। कंप्रेस करते ही टेम्परेचर उस फ्लूइड का बढ़ जाता है। थर्ड स्टेप, यहाँ पर लगा स्पार्क प्लग, उसमें आग लगाता है। जैसी आग लगेगी, ब्लास्ट हुआ, जब तक ये दोनों वॉल्व बंद है, ब्लास्ट होने के बाद दम किस पे लगेगा, पिस्टन पे। पिस्टन गया नीचे, पिस्टन के नीचे लगा होता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट मतलब खुद के मोशन से वापस पिस्टन ऊपर जाता है। जब ये नीचे गया, फिर पिस्टन वापस ऊपर आया, तो जो भी यहाँ गैसेस थी, जो भी ब्लास्ट हुआ है, उस समय ये बंद रहेगा, ये खुल जाएगा और यहाँ से गैस निकल जाएगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत टाइम लगाया है। ऐसा ही 1 सेकंड में 10-20 बार होता है, 1 सेकंड में। तो आपको तो ये वाइब्रेट होते हुए दिखेंगे सिर्फ वॉल्व, बल्कि ये क्लोज ऐसे चलता है। बहुत टिपिकल है, इंजन को बनाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इंजन की वर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिर कभी टाइम होगा तो इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया।
ओके, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट था किसका, केल्विन का। सेकंड स्टेटमेंट किसका आएगा, क्लॉसियस का। अब क्लॉसियस का स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, रेफ्रिजरेटर से, यानी कि जो हम फ्रिज की बात करते हैं। इस पे भी मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। देखो इसने भी यही बोला, क्लॉसियस ने भी, कि ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। देखो नेचर क्या कहता है, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। आपको मैं अगर बोलूँ फ्रिज कैसे काम करता है, फ्रिज कैसे काम करता है, वो अंदर की हीट को, फ्रिज के अंदर की हीट को उठा के बाहर फेंकता है। आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे वाला हिस्सा गर्म रहता है, रीजन बीइंग वो अंदर को ठंडा रखने के लिए अंदर से हीट कहाँ फेंक रहा है, बाहर। बट आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर गौर करोगे तो ये नेचर के अपोजिट काम कर रहा है। नेचर क्या कहता है, हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हाई से लो। बट ये फ्रिज क्या कर रहा है, ये ठंडे वाली जगह से हीट को लेके हायर टेम्परेचर में फेंक रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है खुद ब खुद। यानी कि क्लॉसियस ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। कुछ भी फ्री में नहीं होता। आप बैठे बैठे नहीं कि मैं यहाँ से कमरे से हीट निकाल के बाहर फेंक दूँ और जहाँ बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा अंदर का कम है, क्योंकि नेचर क्या बोलता है कि बाहर की हीट अंदर आएगी, इस कमरे को गर्म करेगी। बट आपको कमरा ठंडा रखना है तो आपको यहाँ से हीट निकाल के कहाँ फेंकनी है, वहाँ पर जो ऑलरेडी गर्म है। तो आपको अपोजिट काम करना पड़ेगा, और अपोजिट काम करना है तो आपको बिजली चाहिए। फ्रिज फ्री में थोड़ी चलता है। फ्रिज कैसे चलता है, बिजली से। और बिजली मतलब है कि उसमें कंप्रेसर होता है। क्या होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम ये होता है। तो कुल मिला के ये है कि बिजली जो है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। वो एनर्जी जो है उसकी वजह से ये काम हो रहा है, जो नेचर के अपोजिट है। तो इसका मतलब पॉसिबल क्या है, ये तो मैंने इम्पॉसिबल बोला है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन या कोई भी बॉडी हीट को लोअर टेम्परेचर से कहाँ फेंके। बट अगर आपको पॉसिबल बनाना है तो आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस मशीन में क्या चेंज आया, अगर आपको, इसमें भी दो चीज आएंगी, सोर्स और एक आएगा इसमें सिंक। अब होता क्या है, आइडियली क्या होता है, यहां से हीट जाएगी इसके अंदर, आइडियली तो यही होता है ना, हायर टेम्परेचर से हीट कहाँ जानी चाहिए। बट हम उल्टा कर रहे हैं, हमें हीट कहाँ से लेनी है, सिंक से, और कहाँ फेंकनी है, सोर्स में। और अगर आपको ऐसे करना है तो आपको इस पे बाहर से वर्क करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया, एरो समझ में आ रहे हैं। अब ये हीट कहाँ से ले रहा है, यहाँ से, और दे किसको रहा है, सोर्स को। पर हम बाहर से वर्क कर रहे हैं। अब हमें वर्क नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है, मतलब हमारे पे वर्क नहीं हो रहा है, हमें वर्क बाहर से करना है। और वर्क का मतलब होता है एनर्जी। तो हमें इसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमें ये वाला प्रोसेस उल्टा करना है तो। नहीं तो अदरवाइज हीट कहाँ से आएगी, एसी का भी यही काम है। एसी का काम क्या है, कमरे को ठंडा कैसे करता है। कमरे की हीट आपने देखा होगा, दो यूनिट होती हैं इसकी। एक आउटर यूनिट जो होती है वो वहाँ पर आप कभी आगे हाथ रखना, आपको गर्म हवा आएगी। रीज़न बीइंग वो हीट को बाहर फेंक रहा है, और बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हीट तो अंदर आनी चाहिए थी आइडियली। बट हम उल्टा कर रहे हैं। बट उल्टा तब करेंगे जब कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा, और कंप्रेसर किससे चलेगा, बिजली से। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। बैठे बैठे आप कोई भी चीज़ उल्टा नहीं कर सकते, नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकते। बट अगर जाना है तो आपको उसको दूसरी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये होता है रेफ्रिजरेटर का लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार उसको पढ़ा भी देता हूँ। अच्छा, इसमें तो चलो मैंने थ्योरी लिखी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने देखो वही लिखा हुआ है, हीट कहाँ से ले रहे हैं और बाहर से क्या कर रहे हैं। तो ये हीट किसको जा रही है अब, है ना। अब इसका भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अब इसमें एफिशिएंसी नहीं होती है, इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सीओपी। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर की सीओपी होती है और इंजन की एफिशिएंसी होती है, दोनों में फ़र्क है। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालते हो, बाकी सीओपी कभी भी परसेंटेज में नहीं निकलती है। यहाँ पर ये फ़र्क आता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर का हम क्या निकालते हैं, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका क्या होता है वैल्यू, T2 बाय T1 माइनस T2। अब यहाँ पर आपको पता है आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मतलब ये है ना, और इनपुट मतलब बेसिकली ऊपर आएगा आउटपुट, नीचे आएगा इनपुट। इनपुट आपकी अब क्या है, ये W है। ये W क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर बस उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर T1 माइनस T2 बाय T1 था। अब यहाँ पर उल्टा क्यों हो जाएगा, बिकॉज अब ये मेन है हमारा मेन क्या है, सिंक है। सिंक से हीट आ रही है ना। तो नीचे कौन आएगा, सिंक वाला, मतलब इसमें सिंक आएगा और नीचे आएगा आपका वर्क डन।
तो कुल मिला के आप ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको COP देती है। क्या देती है? इसको परसेंटेज में मत निकाल देना, ये परसेंटेज में नहीं निकलता है, इसका एक संख्या होती है, नंबर होता है 0.1, 0.3, 0.4 वॉट एवर। सो ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम COP निकालते हैं, हीट इंजन के अंदर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी कि दक्षता निकालते हैं। क्लासेस का बर्फीले इलाकों में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, कैसे? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है और रेफ्रिजरेटर को फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंदर की बाहर। हाँ, फिर अंदर की बाहर आएगी, मतलब बाहर वाली अंदर आएगी। कैसे कह रहे हो आप? कह रहे हो रेफ्रिजरेटर को मैं वहाँ चलाऊँगा? मतलब आपने कहा कि अगर यहाँ पे चलाएं तो अंदर की हीट को वो बाहर फेंकता है। हाँ तो बाहर की टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होता है अंदर से। हाँ लेकिन बर्फीले इलाकों में तो ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर कम होगा। हाँ, तो फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती ना वहाँ। फ्रिज की नहीं सर, फिर ये एप्लीकेबल लॉ ही एप्लीकेबल नहीं होगा ना वहाँ पे। क्यों? मैं समझ नहीं रहा। सिंपल हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा ना। आप जो कह रहे हो कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर वही है जो बाहर का है, लेट्स से -1 डिग्री है, वहाँ का भी यहाँ का भी। अब आप बताओ क्या कह रहे हो? अंदर की हीट हमें बाहर फेंकनी है। हाँ। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना रखते हैं? लेट्स से -5 डिग्री रखा मैंने। हाँ ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री। -40 डिग्री। हाँ ठीक है। फिर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये कानून, क्लॉसेस लॉ। अरे बात समझ नहीं रहा है, फिर तो जरूरत ही नहीं है ना फ्रिज की। तो मेरी बात समझ, तो ऑलरेडी तेरी कोई चीज़ अगर ठंडी है तो उसको ठंडी और क्यों करेगा? मेरी बात नहीं समझ रहा। मेरा तू कह रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा ना, ये कह रहा है कि अब वो चीज़ के अंदर हीट बाहर थोड़ी जाएगी, यूँ कह रहा है ना, अब वो बाहर की हीट अंदर आएगी ना। इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत ही नहीं। फिर अगर तेरे को अपोजिट काम करना पड़ेगा ना, तेरे को अब उसको गर्म करना है, तेरे को ठंडा नहीं करना है। तो मेरी बात समझ रहा है? तू जो कह रहा है ये जो रेफ्रिजरेटर इसका काम है उसको बाहर के कंपैरिजन में ठंडा रखना। जो तू कह रहा है अब वो बाहर का और ठंडा है, अब ये गर्म है, तो अब हीट इसके अंदर आएगी, अब तो गर्म रखना है, अब ये उल्टा काम करेगा। वही रेफ्रिजरेटर उल्टा काम, मतलब इसको उल्टा काम करना पड़ेगा। वो उसको अपन रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हीटर यूज़ करेंगे। वही तो फिर वहाँ पे हाँ। रेफ्रिजरेटर उल्टा तो नहीं, रेफ्रिजरेटर का अपना मेन काम क्या होता है? अपन को बाहर के टेम्परेचर से उसको ठंडा रखना है, तो उसके लिए अंदर से हीट बाहर फेंकनी है। जो तू कह रहा है, जो कह रहा है बाहर ऑलरेडी बहुत ठंड है, अंदर कम ठंड है, तो अब क्या होगा? हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? मतलब अंदर से बाहर जाएगी। तो अब अंदर वाला -40 पे जा रहा है, हमें उसको रोक के किस पे करना है? -1 पे। तो अब उसको हीट करना पड़ेगा, तो उसमें अपना हीट इंजन आएगा। मेरी बात समझ रहा है? तो को समझा दूंगा आराम से। बेसिकली रेफ्रिजरेटर का काम होता है ठंडा रखना बाहर के कंपैरिजन में। जो तू कह रहा है उसको कर रहा है हीट करके रखना है। नहीं, फिर वो और ठंडा करेगा क्या? मतलब बाहर के कंपैरिजन में ठंडा। अगर -40, चल तूने फ्रिज बंद कर दिया, बाहर -40 है, तो वो थोड़ी देर बाद वो फ्रिज भी -40 पे आ जाएगा। आ जाएगा। अब तू क्या कह रहा है कि मुझे उसको -1 पे रखना है, पर बाहर कितना है? -40। तुझे उसको गर्म करना पड़ेगा ना, वापस बाहर से अंदर। समझ रहे हैं? समझते हैं आराम से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलिए कुछ अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो एक बार। इसमें आप प्लस माइनस का रूल ध्यान रखना। डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड क्या लेते हैं? प्लस। जब देते हैं तो हीट क्या लेते हैं? प्लस। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन किस पे हो रहा है? ऑन पे, यानी कि प्लस के माइनस? माइनस। बिकॉज जब वर्क करती है खुद गैस तो पॉजिटिव होती है, हम उस पे कर रहे हैं तो नेगेटिव। देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनमें से क्या होगा? सही बताओ। अब आपको क्या लेना है? Q लेना है प्लस का और W लेना है माइनस का। लॉ क्या बोलता है? तो ये हो जाएगा Q तो वैसा करेगा -W प्लस U। तो कौन सा सही होगा? ओके, समझ में आया? तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये प्लस माइनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप इसको टिक क्या करके आ जाओगे? ये वाला। अदरवाइज लॉ तो वो कह रहा है, बट आपको प्लस माइनस के रोल को भी समझना है। चलें आगे। अच्छा, वैसे अब ये रिलेटेड है एफिशिएंसी से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साइंटिस्ट कह रहा है कि एक हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है इतने डिग्री टेम्परेचर जो किसका है? सिंक का, मतलब सिंक का ये है और ये सोर्स का टेम्परेचर है, और वो कह रहा है उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 26% है। मतलब एक इंजन जो है इन दोनों टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 26% है। अब ये साइंटिस्ट कह रहा है, इसका बेसिकली ये थ्योरेटिकल आपको कंफ्यूज करने का है। आपको बस ये चेक करना है क्या इसका एफिशिएंसी 20% है कि नहीं है। अगर 26% है तो साइंटिस्ट सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो वही ऑप्शन में पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल? अगर है तो आपको बताना
बताना है, अगर इम्पॉसिबल है तो आपको बताना है। तो चेक कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं सेल्सियस को हमेशा चेंज किस में करना है? केल्विन में। ये सबसे बड़ी यहाँ पर गलती होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि दोनों कट जाएंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। परसेंटेज में हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? केल्विन में। पहले हमारा क्या है? 127, तो 127 प्लस 273 कितना हो गया? 400। और इसका निकालो ये वाला, ये 300 केल्विन। चलो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 300/400 1 माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 होता है 1/4। तो ये कितना होता है परसेंटेज में? तो उसने कितना बोला है? 26%। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। एग्जैक्ट डेटा दे रहा है तो हमें इसको ऐसा नहीं कि हाँ सर पास पास ही तो है, क्या है, एग्जैक्ट आ रहा है ना हमारा 25%, पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये मैं फाइल आपको शेयर करा दूंगा, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन को देखो, गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है अंडर कांस्टेंट प्रेशर P विद वॉल्यूम V1 टू V2। कांस्टेंट प्रेशर है तो पहली चीज़ तो ये मत सोचना कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक में तो आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज होता ही है। अच्छा, गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बड़ा कौन सा होगा? V2, तो V2 माइनस V1 होगा। तो कौन सा सही है? सिंपल, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता? उल्टा होता। कंप्रेशन में हमारा डेल V नेगेटिव का होता है, तो V1 माइनस V2 आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं। अच्छा, इसका बताओ, when heat is given to a gas in a isothermal process, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या जीरो होता है? U। तो हमारा Q किसके बराबर होता है? W के होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने उसको हीट दी है ना, तो आपको बताना है रिजल्ट क्या आएगा। एक्सटर्नल वर्क डन होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। राइज इन टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, मतलब सॉरी जीरो है। एक्सटर्नल वर्क डन एंड ऑल्सो राइज इन टेम्परेचर, गलत। आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्क डन इसमें होगा, ठीक है। चलो बाकी ये फाइल में शेयर कर दूंगा, इसमें और 4-5 क्वेश्चन और 6-5 क्वेश्चन होंगे, बट ध्यान यहाँ रखना है सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना है, न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें रे ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।